पराजलवायु प्रमाण के बाद हम जिन विषयों पर आगे बात करेंगे उनमें आपका आता है ध्रुवों का घूमना। एक प्रमाण उन्होंने ये भी दिया। ये जो मानचित्र, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये देखिए कि किस तरह से ध्रुव पहले यहाँ था, वो धीरे 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 घूमकर नीचे जा रहा है। और ये इस बात का प्रमाण है कि पूरा चुंबकीय जो कारण है, चुंबकीय जो कारण होते हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी का अपना एक स्वभाव है, वो सब चीज़ों को अपनी ओर खींच के रखती है, तो वो पूरा चुंबकीय कारणों से पेंजिया के रूप में जो जुड़े हुए भूभाग थे, इसलिए हम ध्यान में है। लेकिन चुंबकीय प्रवृत्ति के कारण जितने खनिज, मैग्नेटाइट और ये सारी प्रवृत्ति हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र जो समानांतर होते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र इस बात को सिद्ध करते हैं कि क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो उनका केंद्र जो है, जो वहाँ पर जहाँ पर इनका केंद्र होगा, तो वहीं पर सारी चीज़ें खींच खींच कर जाएगी। तो ध्रुवों के यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये अपेक्षाकृत अलग है, और वो अलग जो होना उसका जो है वो सबको अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो पहले वाले चित्र में जो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ध्रुव कहीं जहाँ पर था उससे वो धीरे धीरे खिसक कर दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका, वो उसको खींचकर अपनी ओर ले जा रहा है। और इसका कारण फिर वही कारण है कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, तो तैरती हुई चीज को बहुत और पानी में वैसे भी आप हम जानते हैं कि लिक्विड में अगर कोई चीज तैर रही तो वो अपने हल्का में, जैसे अपन पानी में बाल्टी खींचते हैं कुएं में से तो हल्की लगती है, बाहर आते से एकदम भारी लगती है। तो वही बात यहाँ भी है कि वो जो मैग्नेटिक फोर्स है आपका ध्रुवों पर कंसंट्रेट हो रहा है, तो वो एकत्रित हो रहा है, वो जब लगता है तो ध्रुव को अपनी ओर खींचता है। और ये जो तीर का निशान आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से चलकर ये ध्रुव आपके इस तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो ये पोलर का जो घूमना है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण आपके यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ये बताने का प्रयास किया है कि जहाँ पहले ध्रुव थे वह शायद भूमध्य रेखा के निकट थे, और अब जहाँ पर ध्रुव आ रहे हैं, तो वो जो बात आपके कोयले के पाए जाने वाली जो बात है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि पहले ये सारा क्षेत्र भूमध्य रेखा की निकटता धीरे धीरे ये ध्रुवों की वर्तमान जो स्थिति, वहाँ पर पोलर वंडरिंग कहते हैं इसको, ध्रुवों का घूमना जो कहते हैं, तो वो जा रहा है। तो ऐसे में वो बात प्रमाणित करने का, ध्रुवों पर जो वनस्पति पाए जाने की बात करते हैं, वो इससे सिद्ध होने का करने का प्रयास वेगनर करते हैं। इसके बाद आता है एक अजीब सा और बहुत आकर्षक, जिसको कह सकते हैं हमने प्रमाण देने का प्रयास किया है अपने वेगनर ने। वो ये कहते हैं कि ये सारे के सारे जो स्थल भाग है जिनको आप महाद्वीप कहते हैं, ये सब किसी जमाने में एक थे, और इनकी एकता इस रूप में भी दर्शाई जा सकती है कि इन सारे के सारे महाद्वीपों को, अगर ये जो चित्र में दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से अगर इनको जोड़ा जाता है तो ये सब मिल जाते हैं। जैसे बच्चों का जो खिलौना होता है ना, जिक्शा फिट वाले जो खिलौना आता है, जिसमें एक दूसरे को फिट करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी तस्वीर नजर आ जाती है, तो वैसे ही सारे स्थल भागों को जिक्शा फिट के रूप में फिट किया जाता है। जिक्शा फिट का मतलब होता है जिक्शा, जो आपके आरा मशीन की जो दराती है, काटने की जो आरी है, उसके जो आंकड़े हैं अगर उनको मिला दिया जाए तो वो मिल जाते हैं। जैसे उंगलियां एक दूसरे में डाल देते हैं, वैसे ही सब मिल जाती हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जैसे अफ्रीका है, उसको अगर अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से जोड़ दिया जाए इस तरह से, तो ये अफ्रीका ये जुड़ गया। ये तो बीच के जो कुछ चबूतरों वाले भाग हैं, वो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो वो ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा यूरोपीय भाग, उत्तरी अमेरिका का भाग, अफ्रीका ये और ऑस्ट्रेलिया, इनको भी अगर यहाँ नीचे जोड़ते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। तो सारा का सारा जुड़कर जो पेंजिया की बात उन्होंने कही, वो बात यहाँ कहीं ना कहीं प्रमाणित होती है इस वाले उदाहरण से। और ये बड़ा खूबसूरत उदाहरण उन्होंने इस
बात में दिया है। और ये बात कहीं ना कहीं कुछ मायने में जैसे हमको समझ में भी आती है कि किस तरह से सारा का सारा भाग, ये जैसे देखिए कि टूट जाने टुकड़ों को वापस मिलाया जा सकता है, जिस प्रकार कोई चीज़ टूट जाती है उनको टुकड़ों को वापस मिलाया जैसा, वैसे ही जो एक पेंजिया था उसको वापस मिलाया जा सकता है, जिक्शॉ फिट कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के तटों को मिलाया जा सकता है। दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी जो आपका पूर्वी जो अफ्रीका है उसको मिलाया जा सकता है। तो ऐसे मिलाकर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से सारा का सारा भाग, धरातलीय भाग एक था जो टूट कर कालांतर में बदला। और उन्होंने एक महाद्वीपीय फ्रैक्चर्स, चबूतरों की भी कल्पना की कि जब भी कोई चीज़ टूटती है तो एक लाइन से नहीं टूटती, उसके फ्रैक्चर होते हैं, वो कुछ भाग आगे निकल जाते हैं। अगर उन भागों को महाद्वीपीय चबूतरों को भी मिला दिया जाए तो वो भी एक तरह से मिलकर एक भाग का निर्माण करते हैं, एक संयुक्त स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी बात को समझाने का प्रयास किया। अब जैसे कहते हैं कि जो आपका अमेरिका है, दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये जो इनके जो किनारे हैं, इन पे जो पर्वतमालाएं आज की तारीख में नज़र आती हैं हमको, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, दक्षिण अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, आपका अफ्रीका हो, आपके यूरोप का पश्चिमी भाग हो, ग्रीनलैंड हो, यहाँ पर जितने भी पर्वतमालाएं आपको दिखती हैं वो सारी की सारी कैलेडोनियन और हर्शियन और ये अल्पाइन जो है वो हैं, ये सारी की सारी पर्वतमालाएं। तो ये पर्वतमालाएं इस बात का उदाहरण हैं कि भूगर्भीय परिवर्तन और भूगर्भीय संरचना, जैसे पृथ्वी के निर्माण पर पर्वतों का जब निर्माण हुआ होगा तो वो ये सब एक रहे होंगे, तभी ये इनमें जो पाए जाने वाले भौगोलिक लक्षण है या खनिजीय लक्षण है वो समान है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने देख प्रस्तुत किया कि इन सारे के सारे महासागरों के किनारों पर जो आपके पर्वत हैं उनमें भौगोलिक साम्यता, भूगर्भीय साम्यता है, और वो साम्यता तभी रह सकती है कि जब ये सारे के सारे एक थे। तो वो इस साम्यता के माध्यम से ही ये मोटे मोटे जो उदाहरण हैं उनके माध्यम से अपनी बात को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। अब वो अपनी बात को कहने के लिए क्या क्या जो घटनाक्रम है उनको किस तरह से वो एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वो ये कहते हैं कि कार्बोनिफेरस युग जो था हमारा, उस कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ, जिसके लिए वो दो कारणों को जिम्मेदार, गुरुत्व और प्लावनशीलता को जिम्मेदार मानते हैं। और उनका ये कहना है कि लॉरेंशिया शील्ड और गोंडवाना शील्ड जो उत्तरी भाग में थी उसके बीच में का जो भाग है उसे वो थेटिस सागर के रूप में हो गया। मतलब जब स्थल भाग बिछड़े दूर दूर हुए तो बीच का जो भाग था वो थेटिस सागर के रूप में, जिसको उन्होंने थेटिस का खुलना, ओपनिंग दी थेटिस सागर कहा गया। और जुरासिक युग में यही गोंडवाना लैंड का फिर विभाजन हुआ ज्वारीय शक्ति के कारण से। इसमें भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और इनका निर्माण हुआ जो अलग होकर प्रवाहित होना शुरू हो गए। उसी तरह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बेल्ट के कारण पश्चिम की ओर प्रभावित हुए, ऐसा उनका मानना था। और बीच का जो भाग है हिंद महासागर और उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में, वो बिल्कुल आंध्र महासागर जिसको आप अटलांटिक सागर कहते हैं, वो बिल्कुल एस के आकार का। अगर इन दोनों भागों को वापस मिला दिया जाए तो वो एस वापस आपका भर जाएगा। तो एस के आकार का जो आपका सागर है उसके माध्यम से भी ये बताने का प्रयास करते हैं। और आर्कटिक सागर जो है आपका, उत्तरी ध्रुव सागर और उसके पीछे हटने के कारण से उसका निर्माण हुआ। तो कई जो सागर जो पहले स्थल भाग से आवृत थे, वो स्थल भाग जब दूर हुआ तो कैसे उन सागरों का निर्माण हुआ जिसमें अटलांटिक है और आर्कटिक सागर है, इनको हिंद महासागर का निर्माण कैसे हुआ, इन सब को भी, और प्रशांत महासागर अंततः कैसे बना, ये सब भी प्रमाण बताकर वो उसको बताने का प्रयास करते हैं कि महाद्वीपों के साथ साथ महासागरों का निर्माण भी
इन प्लावनशीलता के कारण से या स्थानांतरण के कारण से हुआ है। तो ऐसा कर कर वो स्थल भागों के साथ साथ महासागरों के निर्माण की बात को भी अपने सिद्धांत के माध्यम से प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ वो अलग अलग युग में जैसे भूमध्य सागर की स्थिति क्या थी, दोनों ध्रुव जो आज हैं उनकी स्थिति क्या थी, वो पेंथालासा में किस तरह से प्रभावित होकर उस स्थिति को परिवर्तित किया। तो भूमध्य सागर में कौन किसके निकट था, टर्शियरी युग में कहा जाता है कि अल्पाइन जो पर्वतमाला है वहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती थी। तो ये जो भौगोलिक प्रमाण हैं ये सारे के सारे, ये प्रमाण इस बात को बताते हैं कि किसी जमाने में आपका जो पूरा का पूरा भूभाग था वो एक था, वो कालांतर में जाकर परिवर्तित होता दिखाई देता, ऐसा उनका मानना था।